कुशलता पूर्वक कब कर सकते हैं आप योग? जब आप पूरी तरह से आपका मन, आपका वचन और आपका शरीर तीनों का योग होकर के जो काम कर रहे हैं वहीं पर आपका पूरा ध्यान वर्तमान में उपस्थित हो, आप प्रेजेंट में हो। अगर हम भूतकाल की स्मृतियों में खो गए या भविष्य के संकल्प विकल्पों में खो गए तो वर्तमान में जो हमें मिला हुआ है या वर्तमान में जो अवसर मिल रहे हैं उन्हें जो हमें संभालना चाहिए वो खो जाते। तो जो भी काम करें कोशिश करें कि उस समय उसी काम पर पूरा अपना मन, अपना ध्यान एकाग्र हो। मन भी वहां हो, वाणी भी वहां हो और शरीर भी वहां हो। और इससे खाली आप धार्मिक नहीं बने, आप जो भी संसार की प्रवृत्ति करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे बच्चे पढ़ाई करते हैं, या आप जप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो कुशलता पूर्वक होगा, वो बहुत अच्छी तरह से होगा। उसमें एक अलग ही सौंदर्य, एक अलग ही आर्ट, एक अलग ही कला का अनुभव करेंगे आप। खाना खाएंगे तो खाने में भी एक अलग ही आपको रस आए। और इसके लिए रूस में एक प्रयोग हुआ कि मनुष्य जिस तरह से जी रहा है तनावों में, टेंशन में, इस भाग दौड़ की जिंदगी में, ऐसे में उसका भोजन कैसे पचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे रस बनते हैं। तो उन्होंने प्रयोग किया कि जब खाना खाते हैं तो मनुष्य के जीवन में या पशु पक्षियों के जीवन में क्या होता है खाने के बाद। आप देखें, सबसे पहले आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज आपको अच्छी लगेगी, ध्यानपूर्वक आप खाएंगे तो सबसे पहले जो आपकी रसना इंद्रिय जीभ है, ये जीभ रस छोड़ना शुरू कर देती, लाल छोड़ती। और ये जो रस है जीभ का, जो जीभ लाल छोड़ती है, ये अमृत है आपके। इसीलिए जो आयुर्वेद में कहा है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसको चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने का मतलब क्या कि जिसको भी आपको स्वाद लग रहा है तो उसको जितना आप चबाएंगे उतना ही जीभ रसों को ज्यादा छोड़ेगी, लाल को ज्यादा छोड़ेगी। और ये लाल अमृत है। और जितना चबाएंगे उसके बाद में जब पेट में जाएगा तो साथ में लाल भी जाएगा और जो रस, जो भी आहार आपने किया है, भोजन किया, वो जाएगा। और भोजन जितना चबाया हुआ होगा उतना ही ज्यादा जल्दी भोजन पचेगा, जल्दी से डाइजेस्ट होगा। और पेट में भी जब भोजन जाता है तो पेट में भी जो ग्रंथियां हैं, पेट का जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो भी रस छोड़ता। इसके लिए रूस में प्रयोग हुआ, उन्होंने बिल्ली पर एक प्रयोग किया। बिल्ली को लिया, बिल्ली को रखा अपनी प्रयोगशाला में, उसको नियमित रूप से जो भी आहार भोजन उसको चाहिए होता है वो देते हैं, दूध और भी चीजें। जैसे ही बिल्ली दूध पीती है, भोजन करती है, और वो देखते हैं कि भोजन उसके पेट में जब जाता है तो पेट में क्या प्रक्रिया हो रही। तो जैसे पेट में भोजन जाता है, पेट का जो तंत्र है वो धीरे धीरे एक्टिव होता है और पेट में जो ग्रंथियां हैं या जो केंद्र है वो धीरे धीरे रस छोड़ना शुरू करते हैं और भोजन धीरे धीरे पचना शुरू होता है। जठरा अग्नि धीरे धीरे तीव्र होती है, प्रबल होती है, जागृत होती है। उस प्रक्रिया को उन्होंने कई दिन निरीक्षण किया, देखा। फिर उन्होंने सोचा कि जब ये शांति से और आनंद से भोजन करती है तो उस समय शरीर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका पूरा अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने प्रयोग किया, जैसे ही बिल्ली को भोजन दिया, उसने भोजन करना शुरू किया, दूध पीना शुरू किया, और उसके बाद में उन्होंने कुत्ते को छोड़ा। जैसे कुत्ते को छोड़ा और बिल्ली ने देखा कुत्ते को देख करके एकदम बिल्ली डरी। जैसे बिल्ली डरी
और उन्होंने देखा कि उसके शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा। तो भोजन तो दूध तो उसके पेट में गया, लेकिन पेट से जो रस छूटने शुरू हो गए थे, धीरे धीरे वो रस छूटने बंद हो, एकदम पेट उठकर सिकुड़ गए। जो जठराग्नि तीव्र होनी थी वो मंद पड़ गई। और उसके बाद में जब कुत्ते को हटा लिया तो कहते हैं कि बिल्ली को नॉर्मल स्थिति में आने में कई घंटे लगे। कई घंटे के बाद में फिर धीरे धीरे वो रस छूटने शुरू हुए, वो पेट का तंत्र धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हुआ। कई घंटे लगे और ये प्रयोग करने के बाद में उन्होंने देखा कि बिल्ली के अंदर अगर इतना परिवर्तन होता तो मनुष्य तो इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सबसे ज्यादा उच्च स्थिति वाला जीव, उसके अंदर क्या होता हो। और उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से मनुष्य तनाव से भरा हुआ, जिस प्रकार से टेंशन में रहता है, जिस प्रकार से चिंताएं करता है, और वो भोजन करता है, उसका भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है। एक बोले चमत्कार वाली बात। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अपन जो भोजन करते हैं, जो अपने ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने जो एक व्यवस्था दी है कि भोजन और भजन हमें एक शांत भाव से करना चाहिए, एक आनंद पूर्वक करना चाहिए और पूरी एकाग्रता के साथ में करना चाहिए। भावों का बड़ा महत्व आप देखें, संसार में भी देखें, जो लोग शेयर बाजार का काम करते हैं उनका देखें, जिसको पता भावों का कितना बड़ा महत्व होता है मार्केट। भाव बढ़ते हैं तो क्या होता है? आप लोगों की चेतना भी जागृत हो जाती है, आत्मविश्वास भी जाग जाता है। तो जब भाव गिरते हैं तो आदमी स्वस्थ होता हुआ धीरे धीरे निराश हो जाता है। तो भाव आपको एक्टिव करते हैं, आपको सक्रिय बनाते हैं। कोई भी काम हम जब भावनाओं से करते हैं, उत्कृष्ट भावनाओं से करते हैं। इसलिए जब हम योग कर रहे थे तो हमने कई बार आपको कहा कि जब योग करते हैं तो पूरी एकाग्रता तो होनी चाहिए, लेकिन उत्साह होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए, भावों की उत्कृष्टता होनी चाहिए। और फिर करते हैं तो उसका अपना ही आनंद होता है और उससे आप थकते नहीं है, उससे आपकी एनर्जी क्रिएट होती है, शक्ति। और शक्ति वो बाहर से नहीं आती है, जो आपके अंदर सुप्त केंद्र है, जिसे योग चक्र कहता है। या आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखें, जो सेल्स हैं जो आपके सुप्त पड़े हुए वो जागृत होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो जिस प्रकार से परमाणु में अनंत शक्ति है, उसी प्रकार से अनंत परमाणुओं का जो समूह है वही आपका ये शरीर। तो अनंत शक्ति सुप्त इसमें पड़ी हुई, और योग अध्यात्म उस शक्ति को जगाने का मार्ग है। वो शक्ति कैसे जागे, उसकी व्यवस्थित प्रक्रियाएं, व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रयोग हैं। लेकिन कुछ प्रयोगों के लिए घर से शुरुआत करनी होती है और कुछ प्रयोगों के लिए जहां इसके सेंटर होते, ऊर्जा के केंद्र होते, उन केंद्रों पर जाना होता है। जैसे खास करके छोटी बीमारी हो, आपको बुखार हो, जुकाम हो या कोई और छोटी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर घर आकर के आपका इलाज कर देता है, दवाई दे देता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अधिक बड़ी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर क्या कहता है, जो हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में आना पड़े, और कई बार उसके पास भी सारे साधन ना हो तो वो आगे जो बड़ा हॉस्पिटल होगा वहां रेफर कर देता है, जहां सारी साधन सुविधाएं। तो योग भी बहुत बड़ा विज्ञान है, और आधुनिक जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस, ये तो आपके शरीर की जो चीड़ा फाड़ी है, यदि शरीर के अंदर कोई विजातीय तत्व चला गया, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर पैदा हो गए, तो उनको ठीक करता है। या शरीर के कोई हिस्से बढ़ गए, हड्डी बढ़ गई तो उसको छांटता है, काटता है, मांस बढ़ गया है तो उसे कम करता है।
लेकिन योग और अध्यात्म की तो मूल बात वो है कि आत्मा के ऊपर जो मल जम गया है कर्मों का, चाहे वो पाप का हो चाहे पुण्य का हो, उसको शुद्ध करना है, उसका ऑपरेशन करना है, उसको हटाना है। उन कर्मों की अगर हड्डी बढ़ गई है तो हड्डी को काटना, तो उसको काटने के लिए एक अध्यात्म और योग का विज्ञान, धर्म का विज्ञान, लेकिन बहुत वो गहरी और बहुत सूक्ष्म बात है। उसके लिए पहले बहुत अपन को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से तैयार होना होता है। उसके लिए अपने अंदर प्यास जागनी चाहिए। जब प्यास जागती है तभी जाकर के हम उसके लिए, उसको पाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए आत्मा कदम आगे बढ़ाते। लेकिन अगर प्यास नहीं जागती है, रस नहीं जागता है, तो फिर कदम आगे नहीं बढ़ते। मैं मूल बात पर आऊं जो जीवन में आपको जरूरी है। जिस लोगों ने पूछा था विशेष रूप से कि जीवन में आहार कैसा है, आयुर्वेद मानता है, आयुर्वेद का मतलब ही है आयु, वेद माने विज्ञान, ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान जो है उसी का नाम है आयुर्वेद। आयु का, जीवन का जो ज्ञान, वेद अपने यहां जो सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में वेद जो ग्रंथ, उनका बड़ा महत्व, और वेद मूल रूप से ज्ञान। तो आयुर्वेद आयु का, जीवन का ज्ञान, जीवन के ज्ञान के लिए आयुर्वेद में वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, 6 जो ऋतुएं हैं, तो ऋतु के हिसाब से हमारी जीवन की चर्या होनी चाहिए। जिस ऋतु में जो सब्जियां, जो फल होते हैं, उन फलों को लेना, उन फलों को, उन दालों को, उनका आहार करना होगा। अगर उन फलों को लेते हैं, उन सब्जियों को अपन खाते हैं, तो उनसे हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व तो मिलते ही हैं, लेकिन उस ऋतु में, उस समय जो भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं या बीमारी के जो तत्व हैं वो पैदा होते हैं, तो उस समय वो सब्जियां उस बीमारी से लड़कर के, उस वातावरण से लड़कर के तैयार होती। और उन सब्जियों को जब अपन खाते हैं, उन फलों को जब अपन खाते हैं, तो अपने अंदर भी वो क्षमता आती है, वो ताकत आती है कि उस समय का जो बैक्टीरिया है, उस समय की जो बीमारियां हैं, उनसे अपनी एक आंतरिक शक्ति, आपका शरीर उनसे लड़ सकता है, उनको बाहर रोक सकता है। तो सबसे पहले मौसमी फल, मौसमी सब्जियों को और दालों को, इनको खाने का अभ्यास करें। और फिर इसमें है कि मनुष्य की प्रकृति कौन सी। तो आयुर्वेद मानता है, योग मानता है कि किसी की ज्यादा कफ प्रकृति होती है, कि कुछ भी खाते हैं, थोड़ा ही ठंडा खा लिया, थोड़ी ही ज्यादा चिकनी चीजें खा ली, या खट्टा खा लिया, तो एकदम उनका कफ बनना शुरू हो जाता है, उनको खांसी हो जाती है, कफ बनना शुरू होता है, उससे उनको श्वास की भी प्रॉब्लम होती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो जिन लोगों की कफ प्रकृति, उन लोगों को ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, उन लोगों को ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, और उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा जिसमें चिकनाहट होती, कुछ दालें हैं ऐसी, कुछ सब्जियां हैं ऐसी, जैसे उड़द की दाल है, माँ की दाल, उसको क्या बोलते हैं हम, उड़द की दाल, वो भी, उसमें भी रस होता है, वो भी चिकनी होती है, उसको भी ज्यादा खाएंगे तो उससे भी कफ बनता है, भिंडी से भी कफ बनता है। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं उनसे बचना चाहिए। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति, एसिडिटी ज्यादा बनती है, तेजाब ज्यादा बनता है, तो उन लोगों को ज्यादा तली चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, ज्यादा खट्टा उनको भी नहीं खाना चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि वो ज्यादा मिर्च मसाले ना खाएं, ज्यादा तीखी चीजें ना खाएं, ज्यादा खट्टा ना खाएं,
और जिन लोगों की वायु प्रकृति कि कुछ भी खाते हैं गैस बननी शुरू हो जाती है। गैस बनना खराब नहीं है। ये जो 3 तत्व हैं, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वायु प्रकृति, ये तीनों की जरूरत है शरीर में। लेकिन ये संतुलन में रहे, ये बैलेंस में रहे, ये समभाव में रहे तो ठीक है। लेकिन अगर ये विषम होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर परेशानी हो जाती है। तो जिनकी वायु प्रकृति है उनको वो आहार, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे फल और सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, ऐसी दालों को नहीं खाना चाहिए जिनसे ज्यादा गैस बनती है। और दूसरी बात, कई लोगों को गैस इसके कारण भी बनती है कि भोजन जल्दी से चबा चबा के नहीं करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, भागने की जल्दी होती, ध्यान कहीं और होता है, तब भी हमारे रस नहीं बनते। जब किसी भी चीज को, आप कठोर चीज भी हो ना, और अगर आप ज्यादा उसको चबा करके खाएं तो उससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि जब आप चबाते हैं लार बनती है, और चबाने के साथ साथ धीरे देखें आप, जो आहार भोजन आपका थोड़ा गर्म होता है। और आहार को एक प्रकृति के साथ में ये भी है अपना, ये आहार जो भोजन अपन लेते हैं ज्यादा ठंडा भोजन नहीं करना है। ठंडे का अपनी भारतीय संस्कृति में और आयुर्वेद में विशेष रूप से निषेध किया गया है। और अधिक गर्म भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? इसके लिए विशेष रूप से महापुरुषों ने बताया है कि अपने शरीर का जो टेम्परेचर 98 डिग्री, उसके बाद में जब अपन भोजन करते हैं तो जठराग्नि पेट में प्रदीप्त होती है, जागृत होती है। तो शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से अगर अधिक ठंडा खाना होता है तो उस खाने को गर्म करने में आपके शरीर को ज्यादा ताकत को, शक्ति को लगाना पड़ता है। उसमें ज्यादा आपकी जो जठराग्नि है वो ज्यादा प्रबल, तीव्र होनी पड़ती, और उसको तीव्र होने में ज्यादा समय लगता है। और ज्यादा समय जो आपका 5-6 घंटे में भोजन पचना चाहिए, वो आपका 7 घंटे में, 8 घंटे में भोजन पचता है, और उतने में वो गैस बनाना शुरू कर देता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप साधारण देख, आप एक साधारण, जब ताजा पानी आता है, उस ताजे पानी को आप लें, ताजे पानी को लिया और एक आपने फ्रिज में या फ्रीजर में पानी को रखा हुआ है, उसको निकाल, दोनों को पतीले में डाल लिया और दोनों को गैस पे रख लिया। एक ठंडा पानी है, एक ताजा पानी जो आया वो आपने लिया, दोनों को जब गर्म करेंगे आप तो गैस किसमें ज्यादा जलेगी? ठंडे पानी, क्योंकि ठंडे पानी को गर्म करने में समय भी ज्यादा लगेगा और गैस भी ज्यादा जलेगी उसमें। और जो ताजा पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और गैस कम लगेगी उसमें। उसी प्रकार से अपन जो भोजन करते हैं, आहार करते हैं, अगर ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं तो कफ वगैरह ये तो बनते ही है, लेकिन आपकी जो शक्ति है वो भोजन को पचाने में और उसे दोबारा गर्म करने में उसको बहुत ज्यादा समय लगता है। शक्ति भी व्यय होती है, समय भी लगता है, उसके कारण अनेक प्रकार की गैस भी बनती है, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये अनेक बीमारियों का घर। जब गैस बनती है, कब्ज होती है, गैस अगर पैरों की तरफ जाती है तो घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। और यही गैस पेट से अगर हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ आती है तो ये हार्ट को नुकसान पहुंचाती है। और यही गैस जब सिर में चढ़ जाती है तो सिर दर्द हो जाता है, आपका काम करने का मन नहीं करता है। बहनों को खास करके इस चीज की प्रॉब्लम, घर का तो बोझ लेकर के चलती ही चलती, कई बार सारे अपने पूरे रिश्तेदारों का, पूरा परिवार का और पूरी समाज का भी बोझ ले लेती, ज्यादा टेंशन। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम अपने आहार को थोड़ा सम्यक बनाएं। एक तो जल्दबाजी में आहार ना करें, कभी क्रोध में, चिड़चिड़ेपन में हम आहार ना करें। जब हम क्रोध से आहार करते हैं, गुस्से में आहार करते हैं
तो कहते हैं वो आहार भी हमारा जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। क्योंकि आप खाना खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आपका शरीर तैयार नहीं होता है, और फिर अगर एकदम आप खाना डाल लेते हैं तो जैसे खाना आप खराब डस्टबिन में डालते हैं, उसी प्रकार से आप अपने शरीर को भी डस्टबिन बना देते हैं। क्योंकि जब तक पेट आपसे तैयार नहीं है, रस कैसे बनेंगे? तो साधारण आपको उदाहरण, जब आपको ध्यान आता है, ध्यान जाता है, अगर नींबू पर ही ध्यान जाए आपका, कुछ चीज उपस्थित नहीं है आपके पास, लेकिन अगर नींबू पर आपको ध्यान गया और नींबू का खट्टा आपको अच्छा लगता है, तो ध्यान जाने से क्या होता है? सबसे पहले यह होगा जीभ में रस आना शुरू हो जाए। तो ध्यान आपके अंदर से रस लाता है, रस बाहर की चीजें नहीं लाती। नींबू उपस्थित नहीं, खाली आपने उसको याद किया, उस तरफ आपका ध्यान गया है और जीभ ने रस छोड़ना शुरू कर दिया। ये उदाहरण आपको दे रहे हैं जो आपके जीवन में घटते, जिससे आपको पता लगे कि ध्यान आपके शरीर को अंदर से कैसे एक्टिव करता है, कैसे आपके ग्रंथियों को सक्रिय करता है।